Hello students and welcome to this new lecture where we will see your chapter number 4 literary heritage of India। भाई सबसे पहले तो लिटररी का मीनिंग क्या होता है? लिटररी मतलब लिखना, लिखा हुआ जितनी भी चीजें पुरानी हैं अब उसकी बात करेंगे आज ये चैप्टर के अंदर। ठीक है, लिटररी हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखो भाई, इंसान जो है, ठीक है, उसने एक्सप्रेशंस, सिंबल्स, ड्राइंग, ये सारी चीजों का यूज करके अपने आइडियाज, विचार, फीलिंग्स, इमोशंस उन्होंने सीख लिया। ठीक है, कैसे उनको कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को कैसे हम एक्सप्रेशन से, सिंबल्स से, ड्राइंग से, साउंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। तो ये इंसान ने सीखा और उसके बाद इन्वेंशन हुआ डायलेक्ट्स और स्क्रिप्ट्स का। डायलेक्ट्स मतलब स्पीच का, ओके, स्पीच का इन्वेंशन हुआ और स्क्रिप्ट का लिखना। ये स्क्रिप्ट जो है, इससे हमको हमारे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत ही मदद मिली है। ठीक है, और स्क्रिप्ट जो है उसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है हमारी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। आपको पता है मनुस्क्रिप्ट होती थी, पहले मनुस्क्रिप्ट होती थी और स्क्रिप्ट में से अलग अलग लैंग्वेज बने। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही मदद की हमने लैंग्वेज डेवलप करने में। और समय के अंतराल में है, एवेंजर्स की बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, समय के अंतराल में लैंग्वेज जो है वो हम यूज कर रहे हैं हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये कंस्ट्रक्टिव यूज, कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छा, पॉजिटिव यूज जो लैंग्वेज का हम कर रहे हैं, ठीक है, उससे बनता है लिटरेचर। समझ में आया? उससे बनता है लिटरेचर। एंशिएंट समय से इंडिया का जो लिटरेचर है वो अपनी डाइवर्सिटी और यूनिक होने की वजह से बहुत ही जाना जाता है। इंडियन स्कॉलर जो है, ठीक है, उन्होंने ये जो एंशिएंट लिटरेचर है वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। एक है वैदिक लिटरेचर और एक है क्लासिकल लिटरेचर। लेकिन फोक लिटरेचर भी बहुत पॉपुलर है, फोक लिटरेचर। तो ये सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई वैदिक लिटरेचर क्या होता है, क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है और फोक लिटरेचर क्या होता है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो अगर हम हिस्ट्री के सामने देखें तो हम देखेंगे कि सेंचुरीज जब बीती उससे अलग अलग टाइप के लैंग्वेज जन्मे। लैंग्वेज ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज, तीसरे लैंग्वेज, चौथे लैंग्वेज, पांचवें लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज से अलग अलग लैंग्वेज बनी और उससे बना ये पूरा लिटरेचर। इसकी वजह से कई और नई नई लैंग्वेजेस और लिटरेचर डेवलप हुए हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा संस्कृत। हमारा संस्कृत सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ओके, संस्कृत लिटरेचर जो है वो आज के समय में थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है, हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन रिलीजियस चीजों में, रिलीजियस सेरेमनीज में जब भगवान की हम बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं, प्रथाओं की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज ही हमको देखने को मिलता है। लैंग्वेज जो है वो हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है बेटा, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए। लैंग्वेज जो है वो हमको अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, हम ह्यूमंस को वो चीज एक्सप्रेस करने के लिए या समझने के लिए हमको लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है, राइट। एक्सप्रेशन और ये सारी चीजों को समझने के लिए लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है, तो हमको ये चीज बताती है लैंग्वेज। इंडिया की बहुत ही पुरानी स्क्रिप्ट जो पाई गई थी वो पाई गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, और उसको डिसाइफर नहीं किया गया, उसको पता ही नहीं उस मतलब क्या था वो पता ही नहीं चला। ठीक है, वो क्या एक्चुअली, क्या डिजाइन, क्या सिंबल्स, कौन से सिंबल्स क्या क्या बता रहे थे, वो अभी भी डिसाइफर नहीं हुआ है। डिसाइफर मतलब अभी पता नहीं चला है। तो हमने लैंग्वेज के बारे में, वो समय के लैंग्वेज के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। महर्षि पाणिनि जो एक बहुत ही बड़े संस्कृत के ग्रामेरियन थे, ओके, संस्कृत के ग्रामर, संस्कृत का जो ग्रामर होता है ना उसका पूरा वो एक्सपर्ट थे उसमें, महर्षि पाणिनि। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक वो समय की जो है वो है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत ग्रामर पे लिखी हुई है, ठीक है, और 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। अष्टाध्यायी बुक महर्षि पाणिनि ने लिखी संस्कृत ग्रामर के ऊपर और 4th सेंचुरी में लिखी गई। संस्कृत जो है वो लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस माना जाता है आर्यंस। मुझे तो आर्यंस जब सुनते हैं ना तब मुझे तो महाभारत याद आता है।
क्योंकि महाभारत में जितने भी लोग आप देख रहे हैं सब आर्यंस थे। तो संस्कृत जो है वो आर्यंस की लैंग्वेज मानी जाती थी, साधु संतों की लैंग्वेज मानी जाती थी और स्कॉलर्स की लैंग्वेज मानी जाती थी। इंटरनेशनल लेवल जो है वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्कृत लैंग्वेज जो है ना वो कंप्यूटर यूज के लिए यूज करना चाहिए, हमको कंप्यूटर के लिए यूज करना चाहिए। तो एक बात है, अभी संस्कृत लैंग्वेज कंप्यूटर यूज में नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे एक बात है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे हम जो संस्कृत है वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। संस्कृत जो है वो लैंग्वेज है नॉलेज की, साइंस विज्ञान की, धर्म की और फिलोसॉफी की। सोच, फिलोसॉफी मतलब सोच। तो सोच की, नॉलेज की, विज्ञान की और धर्म की संस्कृत चीफ लैंग्वेज है, मेजर। भाई संस्कृत की बात कर रहे हैं तो वेद को कौन नहीं याद करेगा। वेद जो है, वेद मतलब नॉलेज, वेद का मीनिंग ही नॉलेज होता है, ठीक है। 4 टाइप के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप में से कई लोग ये इसके बारे में जानते होंगे, राइट, कि भाई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या है। मतलब है, ये जानते होंगे कि है, लेकिन क्या है नहीं पता होगा। चलिए जानते हैं, थोड़ा कुछ जानने को मिलेगा आपको। ऋग्वेद जो है वो सबसे एंशिएंट बुक मानी जाती है इंडियन लिटरेचर की। उसमें 1028 वर्स हैं। वर्स मतलब वो 4-4 पार्ट होता है ना जो संस्कृत में लिखे हुए, उसको वर्स बोलते हैं हम, ओके, मंत्र ऐसा बोलते हैं हम। 1028 उसके अंदर वर्सेस हैं। ये बढ़िया काम को 10 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है और उसके अंदर जो भी वर्सेस हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली क्या है, गॉड को जो प्रेयर्स करते हैं वो सारी चीजें हैं। यज्ञ होते समय, यज्ञ आपको पता है क्या होता है, यज्ञ करते हैं, राइट, वो जो धर्म के अंदर वो जो मंदिर में बड़ा सा यज्ञ होता है, तो यज्ञ जो करते हैं वो टाइम पे ये प्रेयर्स यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं। ये सारे वर्सेस में जो देवी हैं, गॉडेस ऑफ डॉन, मतलब जो सुबह की किरण होती है ना, सुबह होती है, तो उसकी जो देवी है उषा, उसके जो वर्सेस लिखे हुए हैं बहुत ही फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग मतलब एकदम वंडरफुल है, बस ये आपको याद रखना है भाई, गॉडेस उषा के जो वर्सेस हैं ये जो ऋग्वेद में लिखे हुए हैं वो एकदम फैसिनेटिंग है। इसके अंदर आर्यन के समय में जो सप्त सिंधु रीजन में वो रहते थे, हमने चैप्टर नंबर 1 में बात की थी इसकी। सप्त सिंधु रिवर में, जो सप्त सिंधु के रीजन में जो वो रहते थे आर्यंस, तो उनकी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर्स इसके अंदर लिखी गई हैं। सामवेद की बात करें हम तो सामवेद जो है वो और 3 वेदों में से हैं जो ऋग्वेद के बाद बने थे, ओके, ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे। उसमें से सामवेद जो है वो वर्सेस के रिसाइटेशन पे काम करता है। वर्सेस के रिसाइटेशन के मतलब आप मंत्र कैसे बोल रहे हैं, ओके, रिसाइटेशन कैसा साउंड होना चाहिए, कैसे आप बोल रहे हैं, कौन से टोन में बोल रहे हैं, ऊपर नीचे है, सारे गमा पधनी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सामवेद में लिखी गई हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी सामवेद के बारे में कुछ पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि दैट इज अ गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक का जो है वो शुरुआत है सामवेद, ओके। गंगोत्री ऑफ म्यूजिक कौन सा है भाई, कौन सा वेद गंगोत्री ऑफ म्यूजिक है, सामवेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद की हम बात करें तो यज्ञ, ओके, वेद ऑफ यज्ञ माना जाता है, वो यज्ञ का वेद है वो। उसके अंदर चैप्टर जैसा भी है और पोयम जैसा भी है, ठीक है, प्रोज और वर्स दोनों है उसके अंदर। इसके अंदर यज्ञ के समय में जो मंत्र बोले जाते हैं वो सारी लिखी गई हैं और ये भी लिखा गया है कि भाई ये जो यज्ञ करते हैं उसके अंदर कैसे करना है, रिचुअल्स क्या होते हैं, ओके, वो प्रथाएं क्या होती हैं और कैसे ये यज्ञ किया जाता है। तो ये यज्ञ की ही बुक मानी जाती है यजुर्वेद। अथर्ववेद के अंदर कई सारे संस्कार लिखे हुए हैं, ओके, जो हमको सांसारिक जीवन में फॉलो करने पड़ते हैं। वो ब्राह्मण जो होता है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण जो होते हैं वो ये यज्ञ जो करते हैं, ठीक है, और ये जो अपनी जिंदगी, अपना जो रूटीन होता है, राइट, जो जैसे फॉलो करना है, तो वो अथर्ववेद के अंदर
लिखा हुआ होता है। ओके, उपनिषद। अब ये जो उपनिषद है वो हमको यूनिवर्स का शुरुआत कब हुआ था, जिंदगी और मौत की जो रहस्य हैं, फिर सांसारिक जीवन और औद्योगिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, इसके बारे में हमको बताते हैं। अब ये क्या है, ये सब मैंने बोला वो पता चला आपको है। यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई थी, तो ये लिखा हुआ है उपनिषद में। जीवन और मौत, इसके रहस्य क्या है, तो इसके बारे में उपनिषद में लिखा है। सांसारिक जीवन जो हम अभी जी रहे हैं, राइट, और आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसके बारे में उपनिषद में लिखा हुआ है। उपनिषद के सबसे शुरुआत वाले जो स्क्रिप्ट्स थे, राइट, वो डायलॉग फॉर्म में है, बातचीत के डायलॉग फॉर्म में है, और वो है बृहदारण्य और छंदोग्य। ओके, बृहदारण्य और छंदोग्य, ये दो हैं वो उपनिषद के अर्लीस्ट फॉर्म्स हैं जो डायलॉग फॉर्म में है। देखो, दे आर 108 इन ऑल, 108 है टोटल, ठीक है, जो मुक्ति को उपनिषद में लिखे गए हैं। 108 है टोटल, और मुक्ति को उपनिषद में ये लिखे गए हैं डायलॉग फॉर्म में। ओके, अब ब्राह्मणिकल लिटरेचर क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ओके, कई सारे ब्राह्मणिकल के बुक तब कंपोज हुए थे वैदिक लिटरेचर का मीनिंग बताने के लिए। तो ये जो वेद में जो लिखा है ना, उसको सरल भाषा में, ओके, उसको सरल भाषा में बताने के लिए ब्राह्मणिकल लिटरेचर लिखा गया था कि भाई ये वेद में जो है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम एक काम करते हैं, ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर बनाते हैं और उसमें हम सरल भाषा में उसको समझाते हैं। वेद के ऊपर बोली गई बातें, लिए गए ओपिनियंस, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है। क्रिटिकल अप्रिसिएशन, क्रिटिकल अप्रिसिएशन मतलब उसमें जो जो चीजें लिखी हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करी है, ठीक है। ये पोएटिक फॉर्म में कंपोज हुआ है, ये सारी चीजें वो ब्राह्मणिकल लिटरेचर में है। वैदिक लिटरेचर जो है और बिहेवियर कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है, ये सारी चीजें ब्राह्मणिकल लिटरेचर में डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। अब अरण्यकाश की बात करते हैं हम। अरण्यकाश क्या है? अरण्यकाश आर्यन, राइट। तो आर्यन जो है जिन्होंने, उनका जो आखिर का समय था, लास्ट फेज ऑफ लाइफ, ठीक है, उन्होंने आश्रम में या फॉरेस्ट में वो बिताते थे। उनका जो लाइफ का आखिर का समय, बूढ़े हो जाते थे वो समय, तो वो जो समय है वो आश्रम में बिताते हैं वो लोग, या फॉरेस्ट में बिताते थे। ओके, ये जो लिटरेचर है वो सोच पे डिपेंडेंट है, फिलोसॉफी पे। ये पूरा लिटरेचर फिलोसॉफी पे, सोच पे बना हुआ है, उनके डीप थिंकिंग के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं आरण्यकाश। वेदांगास, वेदांगास लिटरेचर जो है वो है, उसके अंदर रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो लिखा हुआ है, राइट। रिचुअल्स, प्रथाएं क्या है, ग्रामर जो है वो कैसे क्या है, उसके अंदर सब मेंशन किया गया है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, उसके बारे में डिटेल में उसके अंदर दिया हुआ है वेदांगास में। उसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का जब पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। भाई ये तो हम जानते हैं रामायण और महाभारत, राइट। रामायण और महाभारत वो दो बड़े इंडियन एपिक हैं। एपिक मतलब बुक, बड़े बुक, राइट, बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराने और बहुत ही बड़े, ये दो इंडियन ग्रेट बुक हैं, रामायण और महाभारत। भाई इसके प्रेजेंट फॉर्म जो है, ठीक है, वो सेकेंड सेंचुरी को ट्रेस करते हैं, सेकेंड सेंचुरी की स्टोरी हमको बताते हैं। रामायण जो है वो रामचंद्र जी की स्टोरी है, जो अयोध्या के राजा थे, राइट। रामायण जो है वो थोड़ा छोटा है, महाभारत बड़ा है। ओके, महाभारत के अंदर 1 लाख वो चार चार चौपाइयां हैं, ठीक है। वर्सेस को एक्चुअली हिंदी में चौपाई बोलते हैं, संस्कृत में चौपाई बोलते हैं। चौपाई मतलब चार 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 जब बोले जाते हैं, चार चार करके, पोएम में जैसा होता है ना, चार चार चार, वैसे। रामायण छोटा है महाभारत से, ठीक है। उसके अंदर कई सारी स्टोरीज है एडवेंचर की, और बहुत सारी अंदर आपको पूरी डिटेल तो पता ही है रामायण की जो है। महाभारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एपिक है,
ओके, और उसके अंदर 1 लाख वर्सेस हैं। उसमें कौरवास और पांडवास के बारे में, वॉर जो हुई थी उसके बारे में बताया जाता है। उसके अलावा भी कई सारी ऐसी स्टोरियां बताई जाती हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसका एक पार्ट है महाभारत का पार्ट, जो है भगवत गीता। ओके, महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता। उसके अंदर है ना डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं। मतलब आपको कैसे जिंदगी जीनी है, आपको क्या करना है, आपको भगवान पे भरोसा करना, वो सारी चीजें भगवत गीता के अंदर डीप में बताई गई हैं। अगर भगवान खुद बोल रहे हैं, ऐसा ही बताया है, भगवत गीता, भगवत गीता, राइट। तो गीता मतलब बोलना, और भगवत मतलब जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने ये बोला था। तो ये लिखा हुआ है भगवत गीता के अंदर। वो हमको जो मैसेज है वो क्या देते हैं कि भाई हमको मोक्ष कैसे अचीव करना है। ओके, मोक्ष कैसे अचीव करना है, मोक्ष मतलब कैसे अचीव करना है, ठीक है। कैसे करना है, तो ज्ञान, कर्म और भक्ति से आप वो चीज अचीव कर सकते हैं। ज्ञान, कर्म, कर्म मतलब काम, ज्ञान मतलब नॉलेज, और भक्ति मतलब आप भगवान की भक्ति करते हैं वो भक्ति। तो ये 3 चीजों से आपको मोक्ष अटेन करने की जो मैसेज है वो हमको भगवत गीता बताती है। रामायण और महाभारत सदियों से लाखों करोड़ों लोगों को, ठीक है, प्रेरित कर रही हैं। प्रेरित मतलब कई चीजें, बहुत सारी चीजें हमको सिखाती हैं। मिलियंस ऑफ इंडियन, राइट। और ये जो लिटरेचर है वो लंबे समय से है, तो लंबे समय से बहुत सारे लोगों को ये चीज बहुत सारी चीजें सिखा रही हैं, ठीक है। वो इंडियंस के दिमाग में एक संस्कार का मोटिवेशनल बीज जो है वो बोती हैं। जो पढ़ते हैं उसके लिए है, हिंदूज के लिए है रामायण और महाभारत, राइट। तो इंडियन कल्चर के अंदर महाभारत, और वैसे ऐसा तो नहीं है हिंदू, लेकिन मुस्लिम्स पे ऐसा नहीं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं रामायण महाभारत और उसमें से कई चीजें सीखते भी हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो आपके स्टैंडर्ड 9th में माई चाइल्डहुड करके उसकी उनका एक्सट्रैक्ट था। उसके अंदर बताया कि भाई उनकी जो दादी माँ थी एपीजे अब्दुल कलाम की, वो उनको रामायण और महाभारत की स्टोरीज भी बताती थी, उनके पैगंबर के स्टोरीज के साथ साथ। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरा नेट चला गया। टेक्स्ट बुक खोल देते हैं, नेट चला जाता है। ओके, डन। चलिए, रामायण और महाभारत की हम बात करें तो रामायण और महाभारत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, राइट। ये समय पे जब संस्कृत लिटरेचर बना था, राइट, उसके अंदर रिलीजियस धर्म की बातें भी थी और सांसारिक जीवन की बातें भी लिखी जाती थी। कई सारे पुराण लिखे गए थे, राइट। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे जो पुराण थे, लाइक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे रिलीजन में, वैदिक रिलीजन में। इस समय में कई सारे स्क्रिप्चर्स और स्मृति ग्रंथ लिखे गए थे। अब स्क्रिप्चर्स मतलब लिखित नोट्स, ठीक है। स्क्रिप्चर्स मतलब लिखित नोट्स। ये नोट्स जो थी वो साइंस और फिलोसॉफी के बेस्ड के ऊपर थी, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो ये जो बुक थी, उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ठीक है, अर्थशास्त्र, वो मैनेजमेंट की बुक थी और बढ़िया टॉपिक वो बहुत ही बढ़िया बुक है बेटा मैनेजमेंट पे, ठीक है। अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र समझ लेते हैं ना, मतलब आप समझिए कि आप बस पैसे के बादशाह, इकोनॉमिक्स के बादशाह हो गए। समझ में आया? अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स और शास्त्र मतलब पढ़ाई, तो पूरा नॉलेज लिखा हुआ है अर्थशास्त्र का। और कौटिल्य ने इसलिए बनाया था, कौटिल्य तो आप नहीं जानते होंगे लेकिन आप चाणक्य को जानते होंगे। भाई चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, राइट। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। आप चाणक्य क्यों जानते होंगे? अर्थशास्त्र जो है वो उन्होंने लिखा है, और उनके अंदर वो उन्होंने एक्चुअली लिखा क्यों था अर्थशास्त्र, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक देश को, एक राज्य को कैसे चलाना है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखी थी। क्योंकि वो जो थे वो राजगुरु थे, राइट। वो राजगुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे ना, हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु थे वो, और ये इकोनॉमिक्स का पूरा काम वो संभालते थे। तो उन्होंने अर्थशास्त्र पे ये बुक लिखी, कैसे राज्य को चलाना है, कैसे चलाएं जिससे प्रजा भी खुश रहे, राजा भी खुश रहे और स्ट्रॉन्ग राज्य बने, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर तो बहुत ही बड़ा हुआ था इंडिया के अंदर। गुजरात से लेके ओडिशा तक उन्होंने पूरा
कैप्चर किया था, मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था, राइट। तो अर्थशास्त्र में इतनी कीमती चीजें लिखी हुई है, मैं बोलता हूँ अमूल्य चीजें लिखी हुई है उसके अंदर, जो आपको आपके लाइफ में काम आ सकती हैं। और ऐसे कई टॉपिक्स उन्होंने लिखे हैं जो आर्ट्स पे हैं, मैथमेटिक्स पे हैं और साइंस पे हैं। भाई स्मृति ग्रंथ क्या होता है? स्मृति ग्रंथ, स्मृति मतलब याद, ओके। तो उसके ऊपर रिलीजियस टीचिंग्स के ऊपर कई चीजें लिखी हैं, अपना रिलीजियस में क्या सिखाना है, धर्म में क्या सिखाना है आगे पीढ़ियों को, वो लिखा हुआ है। लॉज लिखे हुए हैं हमारे, और जो प्रथाएं होती है, कस्टम्स होते हैं, वो सारी चीजें स्मृति ग्रंथ में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा कुछ बात की हिंदू लिटरेचर की, राइट। अब हम थोड़ा कुछ बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर की। भाई बुद्ध भगवान जो है, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, ठीक है, वो पाली में लिखा गया था उनका। पाली में तो बुद्ध भगवान वहां पे प्रीच करते थे, वहां पे सिखाते थे लोगों को, बुद्धिज्म सिखाते थे, राइट। तो पाली में ये लिटरेचर लिखा गया था। वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, जिसको बोलते हैं त्रिपिटिका। त्रिपिटिका, पिटिका मतलब सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। अब 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? तो वो है सुक्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधाम पिटिका। ओके, शायद जो बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करते हैं वो शायद जानते होंगे। सुक्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधाम पिटिका, ये 3 सेक्शंस में बुद्धिस्ट लिटरेचर डिवाइड किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे और लिटरेचर्स थे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में आते हैं। गुप्ता पीरियड जो है, ठीक है, वो गोल्डन पीरियड माना जाता था, क्योंकि वो समय पे बुद्धिज्म बहुत ही आगे बढ़ा था, राइट। और वो समय पे, गुप्ता पीरियड के समय में संस्कृत पोयम और ड्रामा भी बने थे। ग्रेट राइटर्स जैसे कि कालिदास, भवभूति, भैरवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ, ये सारे जो ग्रेट राइटर्स हैं, ठीक है, वो समय पे जन्मे थे। कालिदास जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने हुए हैं, मतलब हम जानते हैं कालिदास को, ऐसा ही नहीं जानते हैं फिर भी जानते हैं। हिज वर्क्स कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार। भाई ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार, ये सारी जो है ये उनके काम है, बुक्स हैं। और ये जो चीजें हैं वो कालिदास ने लिखी थी। तो अगर एमसीक्यू आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक आ सकता है कि भाई कौन सा दो चीजों को बुक का नाम बताइए जो कालिदास ने लिखी थी, तो आप ये दो बुक्स में, ये 5 में 1 2 3 4 5 में से कोई भी लिख सकते हैं। कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार। वो अपने पोएटिक और ड्रामेटिक स्टाइल के लिए बहुत ही फेमस था। बाण जो है, ठीक है, उन्होंने कादम्बरी लिखा था, और हर्षचरित जो है वो बायोग्राफी लिखी थी। हर्षा की बायोग्राफी लिखी थी, हर्षचरित, ओके। और जो काम है उसमें से भवभूति का उत्तर रामचरित, भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा था। भैरवी ने किरात किरातार्जुनियम किरातार्जुनियम किरातार्जुनियम, विशाखा दत्त मुद्र राक्षस, शूद्रक्स, मृछिकटियम कटिकम, दांडी का दांडी ने लिखा था 10 कुमार चरित। तो ये सारे जो काम है वो अलग अलग राइटर्स ने किए हैं। आपको एक बार लिस्ट बना देना है बस। कालिदास ने क्या लिखा था? तो कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार। बाण ने क्या लिखा था? तो कादम्बरी और हर्षचरित लिखा था उन्होंने। भवभूति ने क्या लिखा था? तो उत्तर रामचरित लिखा था। भैरवी ने क्या लिखा था? तो किरातार्जुनियम लिखा था। विशाखा दत्ताज लिखा था। मुद्र राक्षस लिखा था। शूद्रक्स लिखा था, ठीक है, और मृच्छकटिकम लिखा था। फिर डांडी ने क्या लिखा था? तो 10 कुमार चरित लिखा था। ये सारे जो हैं उसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो पॉलिटिकल इवेंट्स पे हैं, रोमांस पे हैं, फिर कॉमेडीज पे हैं, फिलोसॉफी पे हैं, और एलेगोरीज, एलेगोरीज मतलब जनरल स्टोरीज है। तो आपको ये लिख देना है, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम यहां से बात करेंगे, ओके। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो हमने आज हिंदू लिटरेचर के बारे में बात की, थोड़े कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात की, ऐसे राइटर्स के बारे में बात की जो गुप्ता पीरियड में फेमस हुए थे। उसमें से कालिदास की बात की, उन्होंने ये बुक्स लिखे थे, भवभूति, भैरवी,
बाण, डांडी, ये सारे ने क्या क्या बुक्स लिखे थे उसकी हमने बात की। आपको होमवर्क में क्या करना है बेटा, ये जो राइटर के नाम है उसके सामने उनकी बुक्स लिख देनी है। ठीक है, हमने फेयर बुक में चैप्टर का बढ़िया सा नाम लिख दीजिए और राइटर के सामने कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं वो आपको लिख देना है। और एक बात, आरण्यकास लिखना है, वेदंगास लिखना है, ये 2 लाइन। ओके, और अपने टेक्स्ट बुक में ये अंडरलाइन कर देना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, उसमें से वो क्या है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, ये अंडरलाइन कर देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, संस्कृत जो है वो आलियंस का लैंग्वेज माना जाता है, ये भी अंडरलाइन कर देना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे, और आगे जो है वो हम बात करेंगे वे वर्सेस वेर कंपोज से। ओके, चलिए बाय बाय।